हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए जो फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा था हमारा, उसमें गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ हमारे लास्ट टॉपिक थे। उनके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो सीबीएसई बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उसको एक बार देख लीजिए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी मायने रखेगी। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के ऊपर है। ठीक है, किसी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके ऊपर टॉपिक है आपका। तो ये जो क्वेश्चन आज हमें देख रहे हैं ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर कर इसके प्रॉपरली नोट्स बना लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं आप, आपकी क्वेरी जल्दी ही रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है बच्चों, यूजिंग गॉस थ्योरम कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम मीटर इनवर्स। ये कूलम मीटर इनवर्स है। सेंटीमीटर इनवर्स के लिए मैंने आपको बता रखा है सी और एम का जो साइज है वो बराबर सा रहता है। यहाँ पे सी बड़ा है यानी ये कूलम मीटर इनवर्स है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है, लैम्बडा कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन बोलिए। मान लीजिए मैंने एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ले ली कुछ इस तरह से। एक सेकेंड भाई रुकिए, आज हम स्केल ले लेते हैं। ये लिया आपका स्केल। ठीक है भाई, ये स्केल का यूज़ थोड़ा सा कर लेते हैं एक बार। एक सेकेंड भाई, चलिए स्केल पिकअप नहीं हो रहा है तो हम अपना नॉर्मली कर लेते हैं ये। ठीक है, तो मैंने लिया एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर कुछ इस तरह से। इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है ये, वायर है मतलब, और इसके ऊपर मैंने माना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। तो ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, हमने ये मानकर चल लिए हैं। और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो टोटल कितनी है बच्चों, लैम्बडा कूलम मीटर इनवर्स। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मली ऐसे निकलेगा। ठीक है, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली रहेगी इस इनफाइनाइट वायर के। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो हम दिखा रहे हैं ब्लू पेन से एरो पे। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सिमिलरली इधर भी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इस वायर के दोनों साइड में आप किसी भी इक्वल डिस्टेंस पे चले जाइए। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ये पॉइंट ए है। एक पॉइंट बी ले लिया, ये भी पॉइंट बी। ठीक है, ये कंडक्टर से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हैं उस कंडक्टर से, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इक्वल रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, दोनों क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल रहेंगे मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पर मौजूद है दोनों के दोनों पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है आपके लिए। तो अब हमें किसी एक आर डिस्टेंस पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने नॉर्मली आपको दिखाई दी है। ठीक है, तो चलिए हम आर डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ये कंडक्टर कंप्लीट कर लेते हैं अपना हम। ये कंडक्टर था आपका यानी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। तो मैंने माना किसी आर डिस्टेंस पर इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस ले ली हमने कुछ इस तरह। ये है आपकी डिस्टेंस आर।
सिमिलरली इधर भी एक आर डिस्टेंस होगी, उतनी ही पोजीशन पर आर। आपको इस आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इस आर डिस्टेंस के लिए मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, जिसकी शेप एक सिलेंड्रिकल शेप के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। यानी ये जो स्ट्रेट वायर है, इसके लिए मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया बच्चों, उस सरफेस की शेप एक सिलेंड्रिकल शेप होगी, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप होगी, तो ये डायग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है बच्चों। सिमिलरली डाउनवर्ड, ये अपवर्ड हो गया, ऐसे डाउनवर्ड में भी आपका सर्कुलर शेप थी। ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस है ये है सरफेस S1, बीच में जो ये कर्ड सरफेस है ये है सरफेस S2, बॉटम में नीचे जो फिर से फ्लैट सरफेस आ गया ये है सरफेस S3, ठीक है। सरफेस S1 पर अगर हम एरिया वेक्टर निकालें बच्चों, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में दिखाएगा DS1, ठीक है, सरफेस एरिया 1 के लिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, क्लियर है। अभी हमने बताया था, यानी एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। सरफेस S2 के लिए अगर हम फिर से एक एरिया वेक्टर लें, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, DS2 सरफेस 2 के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही रहने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2, मैग्नीट्यूड सेम है तो हम यही रख रहे हैं। फिर सिमिलरली मैं अगर सरफेस लूँ 3, तो इस पे अगर एरिया वेक्टर निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका DS3, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी आपकी E। यानी इस केस में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ऊपर एंगल जो है आपका वो है 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कैलकुलेट करने से पहले क्या मैं ये कह सकता हूँ, गॉस लॉ का यूज़ कर टोटल फ्लक्स फाई, क्योंकि उसने बोला है गॉस लॉ का यूज़ करना है, तो टोटल फ्लक्स फाई होता है सरफेस इंटीग्रल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में टोटल सरफेस एरिया, यही होता है। तीनों सरफेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ S1 सरफेस, यानी ये हो जाएगा E इंटू में DS1 प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस S2 इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड E गुना में डॉट प्रोडक्ट DS2, ठीक है, प्लस सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस S3, ये इंटीग्रल है किसका बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट प्रोडक्ट DS सरफेस 3, ठीक है। आपको मालूम है कि सरफेस S1 और सरफेस S3 के बीच में जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने की वजह से मैं ये कह सकता हूँ सरफेस S1 से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है और कॉस 90 पे 0 रहता है, ठीक है। यानी आपके पास जो टोटल फ्लक्स निकल कर आएगा बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस इंटीग्रल होगा सरफेस S2 का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू में सरफेस DS2 डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो ये वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो फाई बनेगा बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS2, ठीक है। और DS2 सरफेस इंटीग्रल क्या आ जाएगा बच्चों आपका, एरिया ऑफ कर्ड पाथ, यानी ये DS2 एक कर्ड पाथ था, यानी ये हो जाएगा गुना में एरिया ऑफ कर्ड पाथ, ठीक है बच्चों। यानी ये बनेगा आपका E कर्ड पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, 2πr इंटू एच, सिलेंड्रिकल लेंथ है, सिलेंड्रिकल मैंने मान लिया इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो है आपकी L,
ठीक है, हाइट एच ना लेकर एल ले लिए, तो ये बन गया आपका 2 पाई आर एल। तो ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए सरफेस चार्ज कंडक्टर या इनफाइनाइट वायर। क्लियर है बच्चों। सेकंड थिंग, मैं अगर ये कहूँ कि टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस क्या हो, ये किसके बराबर होगा, लैम्बडा चार्ज डेंसिटी गुना में एल के। कैसे, देखिए लैम्बडा की जो यूनिट है वो है कूलम मीटर इनवर्स, कूलम मीटर इनवर्स। एल जो लेंथ है सिलेंडर की वो भी मीटर में होगी, मीटर से मीटर कट जाएगा, चार्ज की यूनिट कूलम जो कि उसी के बराबर है। यानी आप यूनिट से भी कंपेयर कर ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने ऐसा लिखा, अदरवाइज़ आपको ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, लैम्बडा गुना में एल, ठीक है, लैम्बडा गुना में एल। फिर दूसरा बच्चों, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ने क्या कहा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू अगर मैं वहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा ई गुना में 2 पाई आर एल। क्यू चार्ज कितना है आपका, लैम्बडा गुना एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आएगी आपकी लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस आर। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन की वजह से किसी पॉइंट आर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। और हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस डिस्टेंस आर के। यानी जैसे जैसे आप उस कंडक्टर से दूरी बढ़ाते जाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स रिपीट हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इनके बेस पे न्यूमेरिकल भी एडजस्ट होते हैं आपके थ्योरेटिकल पार्ट के साथ में। तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे बच्चों। इसको एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लेना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है, तो वो बाकी का हम कल देखेंगे। तो सेशन को आज को इतना ही रखते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पूरा कंप्लीट सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग करने के लिए और आईआईटी जैसे, आईआईटी जेई जैसे और एनडीए जैसे एग्ज़ाम या एयरफोर्स एग्ज़ाम जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर फिज़िक्स की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए राम अवतार अकेडमी चैनल से जुड़े रहिए। और अपने दोस्तों के साथ भी हमें जुड़ने के लिए उनसे कहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ने के लिए बोलिए। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।